हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 2011 से 2019 तक के सारे बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चाहे आपने इसके पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हों ना किए हों। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग और पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होती जाएगी आपकी तैयारी। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। आप इस वीडियो को, अगर आपने इसके पहले अगर पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें। अगर किए हैं तब भी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। और आप एक काम ज़रूर करें कि आप एक पेन और कॉपी लेकर नंबरिंग ज़रूर कर लें 1 से 30 तक, 1 से 30 तक नंबरिंग कर लें। और आप ये चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं। आप मेरी बात माने, आप अगर ऐसा करते हो, ऐसा करके आप ओनली 10 या 15 जितना भी अभी टाइम बचा है उतने टाइम में ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं रिपीट पे, बार बार आप देखना। गारंटी से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप सीटेट पास कर जाएंगे, मैं गारंटी से बोलती हूँ। खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से 1 महीने की तैयारी में 111 प्लस लाई थी मैं जूनियर में, और प्राइमरी में 120 प्लस थे मेरे खुद के। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आपका 1 या 2 मिनट का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, एज ए टेस्ट के रूप में इस वीडियो को लेंगे। तो आप एज ए टेस्ट के रूप में ही इस वीडियो को देखें। और अगर आपको स्पीड की प्रॉब्लम आती है, लगता है कि टाइम बहुत हो रहा है, तो आप 3 डॉट आते हैं इधर से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको 3 डॉट दिखेंगे ऊपर साइड, तो आप उधर से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये फरवरी 2016 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ऑप्शन सेकंड क्या है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुसरण करें या अनुपालन करें। थर्ड क्या आता है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और फोर्थ क्या आता है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आपको बताना है कि एक टीचर अपने बच्चों की सोच में कैसा अवधारणात्मक परिवर्तन ला सकता है, किस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। यानी कि आप कब मानेंगे कि प्राइमरी लेवल पर कक्षा एक्टिव होकर सीख रही है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। सेकंड क्या आता है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। थर्ड क्या आता है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और बात करना। फोर्थ क्या आता है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और बात करना। यानी कि ये सब अगर स्टूडेंट कर रहा है या आपकी क्लासरूम में प्राइमरी लेवल पर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी क्लास क्या है, सक्रिय रूप से एक्टिव है या हाई एक्टिव होकर सीख रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो बच्चे कब सृजनशील माने जाएंगे, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर गतिविधि में भाग लेते हैं। सेकंड क्या है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर वो भाग लेते हैं। थर्ड क्या है, अपनी रुचि से। और फोर्थ क्या है, पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि अपनी रुचि से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आप ये जरूर चेक करते जाएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपका टाइम कितना लगता है, क्योंकि सीटेट में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ आता है और अगर आप टाइम पे पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लंबे आते हैं, तो आपका पढ़ना या आपको जितना भी आता है वो सारा बेकार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करें। आता है वो ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जरूर करें। जितने अधिक से अधिक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने से ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसी शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा
बहुभाषी क्लासरूम को किस रूप में देखा जाना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है परेशानी, ऑप्शन सेकंड क्या है समस्या, ऑप्शन थर्ड क्या है संसाधन, ऑप्शन फोर्थ क्या है बाधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुभाषी क्लासरूम में क्या होता है, सभी भाषाओं के बच्चे होते हैं, तो टीचर को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए बहुभाषिकता को, कि बच्चे एक दूसरे की भाषाओं को भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ऑप्शन सेकंड क्या है शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं, ऑप्शन थर्ड क्या है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ऑप्शन फोर्थ क्या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसने कहा है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला क्या है स्किनर, ऑप्शन सेकंड क्या है पॉवलोव, ऑप्शन थर्ड क्या है यूंग, ऑप्शन फोर्थ क्या है पियाजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। उन्होंने कहा है बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं हैं। तो किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन सेकंड क्या है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन थर्ड क्या है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन फोर्थ क्या था बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना है क्या है बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, ऑप्शन सेकंड क्या आता है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख सकें, ऑप्शन थर्ड क्या है उन पर एक भाषण देकर ऑप्शन फोर्थ क्या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। क्वेश्चन था जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो एक टीचर अगर कोई जटिल सिचुएशन आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो किस प्रकार से बच्चों की सहायता कर सकता है, कार्य को, यानी कि वो कार्य को प्राथमिक लेवल का है क्वेश्चन, तो प्राइमरी लेवल पर टीचर क्या कर सकता है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों को निर्देश लिखकर किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या कहेंगे, अगर बच्चे को उसी रूप में जिस रूप में आपने सिखाया उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे तो आप क्या कहेंगे, यानी कि आपने जैसे रटा है वैसे ही रट के उन्होंने प्रस्तुत कर दिया तो आप उसको क्या कहेंगे। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ऑप्शन सेकंड क्या है एक प्रभावी आकलन युक्ति, ऑप्शन थर्ड क्या समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्तिगत अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, और फोर्थ क्या है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि समस्यात्मक है। जैसे कि आपने बच्चे को कुछ सिखाया, बच्चे ने सेम टू सेम डिक्टो रट लिया, तो ये क्या है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, अगर आपने बच्चे को सिखाया है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। ये क्या रट्टाफिकेशन है, इसमें बच्चे की ना तो कोई व्यक्तिगत अनुभव है ना ही उसकी कुछ खुद की सोच है, ये क्या है ओनली रटा दिया है टीचर ने, वो ज्यों का त्यों रट्टाफिकेशन बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है बेहतर होता है, ऑप्शन सेकंड क्या है स्थिर होता है, ऑप्शन थर्ड क्या है अवनत होता है, ऑप्शन फोर्थ क्या है समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है एड़ी से चोटी, ऑप्शन सेकंड क्या है अव्यवस्थित, ऑप्शन थर्ड क्या है अप्रत्याशित, ऑप्शन फोर्थ क्या है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर क्या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन आता है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है,
ऑप्शन सेकंड क्या आता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, विकास पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। विकास के लिए कौन सा उचित है, तो विकास क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जिस संस्कृति में रहते हैं तो उसका उनके डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उस समाज का, उस संस्कृति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वातावरण के प्रभाव के कारण। ऑप्शन सेकंड क्या है, जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन थर्ड क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन फोर्थ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या होते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। जैसे कि दो भाई हैं, वो वंशानुक्रम यानी कि वंशानुक्रम से तो एक ही हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन क्या है, एक बच्चे को गांव के एनवायरनमेंट में रख दो, एक को शहर के, यानी कि एक को रख दो 5 स्टार होटल में, एक को रख दो झुग्गी झोपड़ी में। तो क्या उन दोनों को एनवायरनमेंट अलग अलग मिला है, तो इसलिए उनका क्या होगा, व्यक्तित्व और उनका जो पूरा होल डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा। एक का डेवलपमेंट अलग होगा, दूसरे का बिल्कुल अलग होगा, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश डैश भूमिका निभाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन पहला क्या है, कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन सेकंड क्या है, रोमांचकारी। ऑप्शन थर्ड क्या है, मुख्य। ऑप्शन फोर्थ क्या है, गौण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। परिवार बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चा पहली पाठशाला होता है क्या, परिवार होता है। और पहला सामाजिक विकास बच्चे का कहाँ होता है, तो परिवार में ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन सेकंड क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, स्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुभवन करने में सक्षम। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निम्नात्मक विचार, वो आप शब्द नहीं बोल पाएंगे, क्या है, निगमनात्मक विचार होगा, निगमनात्मक विचार। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते हैं शब्द का, तो आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य होता है। क्या करता है वो, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चे की, तो वो क्या करता है, संधारण एवं वर्गीकरण योग्य होता है, वो चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सेकंड में क्या था, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा क्या होगा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक के लिए गलत हो गए। तो पहली स्टेज है, जब वो लास्ट में यानी कि औपचारिक में आ गया है तो बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, तो ये गलत हो जाए, इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे। कौन सा होगा, फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन सेकेंड क्या है, अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन थर्ड क्या है, कार्य कारण। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, व्यापारिक चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कार्य और कारण के क्या कर रही, प्रदर्शित कर रही है, उसकी समझ के कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो फिर क्या, किसी वर्ड पे आपकी क्या होती है, टंग अटक जाती है या स्लिप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मात्रा प्रकार। ऑप्शन सेकंड क्या है, आकार मूर्त परखता। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रकार मात्रा। ऑप्शन फोर्थ क्या है, आकार किस्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रकार क्या होता है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी कि बच्चे दूसरे टाइप के सोचते हैं, ये नहीं है कि बच्चे कम सोच रहे हैं या बड़ा ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि वयस्क ज़्यादा सोच रहा है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे या किसी भी पॉइंट पे, वो बच्चा कम सोच रहा है, ये गलत है। क्या होता है, पियाजे कहते हैं कि प्रकार यानी कि बच्चे के सोचने का तरीका अलग हो सकता है वयस्क से, लेकिन मात्रा में ये नहीं है कि उसकी कम सोचने की क्षमता है और वयस्क की ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक
स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन थर्ड क्या आता है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्या होगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसके ऑप्शन पहला क्या है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकंड क्या है परिपक्व होने से, ऑप्शन थर्ड क्या अनुकरण से, ऑप्शन फोर्थ क्या है वायस्कों और समवायस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वायस्कों और समवायस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो इसके ऑप्शन पहला क्या है संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन सेकंड क्या है शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन थर्ड क्या है संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन फोर्थ क्या है नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। कोहलबर्ग ने क्या किए नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने क्या किया है नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में और 6 चरणों में बांटा, यानी कि प्रत्येक स्तर के 3 स्तर हैं में बांटा है, तो प्रत्येक स्तर के 2-2 उपचरण भी हैं। तो इस प्रकार से 6 उपचरण हैं और 3 स्तर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में आप कहेंगे कि कक्षा क्या है बाल केंद्रित है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड क्या है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ऑप्शन थर्ड क्या है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ऑप्शन फोर्थ क्या है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो आप किस क्लासरूम को कहेंगे कि इन सारे ऑप्शन में से कि उस क्लास में वो क्लास क्या है बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम आप किस क्लास को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। एक कक्षा जिसमें क्या है शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, एक ग्रुप में बैठे हैं बच्चे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक ग्रुप में जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम बाल केंद्रित कक्षा रूम कहेंगे, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि वीडियो लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ऑप्शन सेकंड क्या है एक अकेला और जातीय विचार है, ऑप्शन थर्ड क्या है दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है, ऑप्शन फोर्थ क्या है एक विशिष्ट योग्यता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि क्या है, आप बुद्धि को क्या कहेंगे। तो बुद्धि क्या है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, क्या है बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय, अर्थात व्यक्ति में क्या है बुद्धि कई प्रकार की क्या है, इसमें क्या हो जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत यहीं पर लागू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है, तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है कम महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक काल क्या है कम महत्वपूर्ण है, सेकंड ऑप्शन क्या है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन थर्ड क्या है अति संवेदनशील, ऑप्शन फोर्थ क्या है निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यानी कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल बहुत यानी कि अति महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील है, क्या अति संवेदनशील हो जाएगा। अति संवेदनशील है, इसमें क्या होता है हमें भाषा के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है बच्चे की कि कहीं बच्चा गलत शब्दों को ना सीख ले तो क्या लाइफ टाइम फिर वही शब्द बोलता रहेगा। तो क्या होता है अति संवेदनशील होता है प्रारंभिक बचपन किसके भाषा के विकास के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। तो इसके ऑप्शन है यानी कि एक को क्लासरूम है जिसमें लड़के और लड़कियां सह शिक्षा कक्षा में क्या होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है लड़कों से शिक्षक कहता है यानी कि बॉयज से क्या कहता है टीचर कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या दर्शाती है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है जाति भेदभाव का परिचय, ऑप्शन सेकंड क्या है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन थर्ड क्या है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ऑप्शन फोर्थ क्या है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताया जा रहा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, यानी कि टीचर का इस प्रकार कहना क्या दिखाता है कि उसमें लड़के और लड़कियों के प्रति क्या है भेदभाव है, उसकी भावना कैसी इस प्रकार की टिप्पणी करने की रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित है, क्या है रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आकलन, तो आकलन इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या बच्चों को लेवल करने नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, ऑप्शन सेकंड क्या आता है बच्चों में प्रतियोगात्मक
प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो मैं स्पीड कम करूँगी क्योंकि मेरी फिर से टंग क्या हो रही, स्लिप हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 4 में क्या है, आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब टीचर किसी भी बच्चे का आकलन करता है तो उससे क्या होता है, टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे ने कहाँ गलती कर रहा है, किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है और बच्चे ने कहाँ कितना सीखा है। तो आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यही एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। ऑप्शन सेकंड क्या है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन थर्ड क्या है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग होना यानी कि मूड जल्दी जल्दी उसका चेंज हो रहा है। सेकंड क्या है, अपमानजनक व्यवहार। और थर्ड क्या है, बी को डी तथा वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना। फोर्थ में क्या आता है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। यानी कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है बच्चों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। मूड स्विंग होना यानी कि जल्दी जल्दी मूड चेंज होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन थर्ड क्या है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। विशेष प्रावधान यानी कि कोई आंशिक रूप से बच्चा देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना चाहिए, विशेष प्रावधानों के साथ उसको नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या रखना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, टीचर को उसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बड़े बड़े अक्षर लिख सकता है टीचर, ब्लैक बोर्ड के पास ही बिठा सकता है स्टूडेंट को, तो इस प्रकार की, या उसको चश्मे की व्यवस्था कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान करते हुए उसको नियमित विद्यालय में ही डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सीखना। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, संवेगों के क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। यानी कि सीखना क्या होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। यानी कि बच्चा गुस्सा है तो गुस्से में क्या कोई बच्चा सीख पाएगा नहीं। बच्चा रो रहा है तो क्या रोते हुए कोई बच्चा, आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि रोती हुई सिचुएशन में भी वो कुछ सीख सकता है, या उसका मूड ऑफ है तो क्या वो सीख सकता है। यानी कि उसको आपने पिटाई कर दी, फिर आप ये सोचें कि बच्चा बहुत अच्छे से अब तो सीख सकता है, ये जल्दी याद कर लेगा, तो इस प्रकार से नहीं होगा। यानी कि सीखना उसके संवेगों को से प्रभावित होता है। यानी कि संवेग उसके कहीं ना कहीं सीखने पर इफेक्ट डालते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2015 का पेपर। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है,
बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? संप्रेषक और व्याख्याता की। ऑप्शन सेकंड क्या है? सुगमकर्ता की। ऑप्शन थर्ड क्या है? निर्देशक की। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? तालमेल बैठाने वाले की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सेकंड होगा, यानी कि सुगमकर्ता की। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? उच्च आत्म क्षमता। ऑप्शन सेकंड क्या है? निम्न औसतीय मानसिक क्रिया। ऑप्शन थर्ड क्या है? अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी क्या है? प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि निम्न औसतीय मानसिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा। ऑप्शन सेकंड क्या है? व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन थर्ड क्या है? पारिवारिक अपेक्षा। ऑप्शन फोर्थ क्या है? अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर होगा। फोर में क्या बताया जा रहा है? अंतर्निहित संभावित दंड। क्या पूछा गया था? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। तो पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? बच्चा छोटा रहता है तो क्या होता है, वो कोई भी निर्णय लेता है तो क्या सोच कर लेता है कि अगर हमने एक निर्णय गलत लिया, यानी कि वो समाज दूसरों के पर्सपेक्टिव को देखकर ही निर्णय लेता है। अगर उसको उस काम के ऊपर पिटाई लगी होगी तो वो काम कभी नहीं करेगा। अगर बच्चे को चॉकलेट खाने पर पिटाई लगी होगी, उसका मन भी होगा, तब भी वो चॉकलेट नहीं खाएगा, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं उसको पिटाई का डर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्निहित संभावित दंड होता है किसी पूर्व परंपरागत स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। जब कोई शब्द आप नहीं बोल पाते हैं तो फिर आप बोल ही नहीं पाते हैं, जैसे कि इधर मेरे साथ हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या आता है? कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड क्या है? याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। ऑप्शन फोर्थ क्या है? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर होगा। क्या होगा? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है? सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी विकास यानी कि सभी का विकास और सभी की अधिगम गति समान नहीं होती। विकास कभी क्या होता है? धीमा होता है, कभी स्लो होता है। तो विकास की गति भी समान नहीं होती और बच्चे की सीखने की गति भी समान नहीं होती कि लाइफ टाइम वो एक ही स्पीड से सीखता रहे। कभी उसकी सीखने की गति ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ऐसे ही कभी उसके डेवलपमेंट यानी कि होल डेवलपमेंट की, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, सभी विकास की गति तेज होती है, कभी स्लो होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि विकास आपने पढ़ा भी होगा, विकास के सीधी रेखा में नहीं होता। विकास क्या होता है? लीनियर, यानी कि टेढ़ा बेड़ा घूम के जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड कहता है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना, चाहे शुरू और अंत में। ऑप्शन थर्ड क्या आता है? आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आपको बताना है कि आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्या है? एक अंतर्निहित प्रक्रिया। आकलन सीखने के तुरंत बाद भी टीचर कर सकता है। जैसे टीचर ने एक लेसन पढ़ा, तुरंत बच्चों से पूछ सकता है कि बच्चों तुमको ये लेसन कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। तो क्या है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि आकलन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं, यानी कि जैसे टीचर ने पढ़ाया वैसे ही आकलन भी तुरंत ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सेकंड क्या है? संवेगिक चिंतन। ऑप्शन थर्ड क्या है? अहमवादी चिंतन। ऑप्शन फोर्थ क्या है? अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर होगा। क्या पूछा जा रहा है? सृजनात्मकता से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? बच्चा एक बिंदु से कई बिंदुओं पर जाकर सोचता है, यानी कि
एक जगह से आप कई जगह तक सोच सकता है। जैसे कि और अभिसारी, पहले अपसारी और अभिसारी आप समझ लें। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चे कई बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर टिक जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं अभिसारी चिंतन का। जैसे कि आपने पूछा कि भारत की कैपिटल क्या है, तो बच्चा सारे बिंदुओं से सोच साच के कहाँ पर आएगा, एक ही इसका फिक्स आंसर होगा कि भारत की कैपिटल दिल्ली है। अब देखते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चा एक बिंदुओं से अलग अलग दिशाओं में सोचता है। जैसे कि आपने दे दिया कि आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी, आपने कोई पजल दे दिया बच्चे को, तो क्या होगा, वो एक बिंदु से उस पजल से अनेक दिशाओं में सोचेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे आप बच्चे को क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है, तो इसका एक फिक्स आंसर नहीं होगा। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अनेक दिशाओं में सोचना पड़ेगा, अनेक बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, बच्चे वयस्कों, समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और में क्या, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे, तो बच्चे के बारे में देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। थर्ड में, सेकंड में क्या आता है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है बच्चे के बारे में कि बच्चे, इन ऑप्शन में से आपको क्या सही लगता है कि बच्चे क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इधर आपको कौन से साइंस टेस्ट के सही बैठ रहे हैं, तो इधर क्या है, जीन पियाजे के विचार सही बैठ रहे हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा। उन्होंने क्या है, बच्चे अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं इधर पर जीन पियाजे की थ्योरी भी लागू होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हों और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देते हों। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यानी कि क्या होते हैं बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा सही है, तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। क्योंकि जब कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो गलती करता है, गलतियों से ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या बड़े कोई भी इंसान हो, जब पहली बार कोई चीज़ सीखता है तो गलतियों के माध्यम से ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, इसके लिए शिक्षक क्या करे कि उसके सभी स्टूडेंट क्लास में अपने आप को सम्मानित और इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण समझें। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ऑप्शन पहला क्या आता है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। थर्ड क्या है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो आपको बताना है कि आप एक अध्यापक होने के नाते आप खुद को रख कर सोचें कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताया जा रहा है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो एक टीचर को ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में भिन्नता के कारण है। तो किस भिन्नता के कारण एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं अकेले में पढूं, एक चाहता है कि ग्रुप में पढूं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विषमता, ऑप्शन सेकंड क्या है, अधिगम शैली, ऑप्शन थर्ड क्या है, परावर्तकता स्तर, ऑप्शन थर्ड क्या, फोर्थ क्या था, मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उनकी अधिगम शैली, किसी को अकेले पढ़ने में मन लगता है, किसी को ग्रुप में पढ़ने में मन लगता है। तो ये क्या, उनके अलग अलग अधिगम शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कौन सा कक्षा 1 यानी कि फर्स्ट और सेकंड में बहुभाषिकता के स्तर के बारे में सही कथन है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड फोर्थ क्या आता है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला होगा, जैविकी विशिष्टता तथा वंशानुक्रम सूचनाएं क्या प्रकृति और पोषण विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता है। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना था। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम जो भी टीवी सीरियल या कहीं पे भी देखते हैं, अगर हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो मूवी हो या सीरियल हो या कुछ भी हो, हम उससे प्रभावित होते हैं। हमारे मूल यानी कि हमारी संस्कृति क्या थी, वो भी बहुत प्रभावित है। आप देख लो पहले का कल्चर और आपका कल्चर, तो हमारे मूल भी प्रभावित हो रहे हैं, हमारी अभिवृत्ति भी प्रभावित हो रही है और हमारे विश्वासों को भी प्रभावित कर रहा है। हम जिस चीज़ में विश्वास करते थे, अगर हम मूवी में, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को ही देखते रहेंगे तो आप अपने विश्वास यानी कि आप अपने धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक विश्वासों से कहीं ना कहीं दूर होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। जनसंचार माध्यम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या आता है, बच्चे तब सीखते हैं जब भी संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे कहीं पे भी सीखते हैं, कोई भी माध्यम हो, बच्चे या कोई भी इंसान हो, वो हर टाइम, लाइफ टाइम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हर सेकंड कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। तो ये गलत है कि बच्चे ओनली कक्षा में सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या आता है, ऑप्शन आता है पहला, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के
उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनके उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। 3 डॉट आते हैं, आप उनसे इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी एक टेस्ट के रूप में इसको ले सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक एज ए टेस्ट के रूप में आप ज़रूर चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड क्या है, आनुवंशिकता। ऑप्शन थर्ड क्या है, राजनीतिक दलों। ऑप्शन फोर्थ क्या है, परिवार। तो आपको बताना है सामाजिकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। परिवार क्या है, सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। और क्या है, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और थर्ड क्या आता है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति क्यों है, क्योंकि क्या होता है, अगर समूह में यानी कि बच्चों को आप समूह में कार्य देते हैं तो क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, गति समन्वय अक्षमता यानी कि डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या है, बच्चे को पढ़ने में और समझने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसको पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आता है, शैशव काल की अवधि है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक की। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, जन्म से 3 वर्ष तक की। ऑप्शन थर्ड क्या आता है, 2 से 3 वर्ष तक की। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, जन्म से 1 वर्ष तक की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को क्या बोला जाता है, शैशव अवस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश डैश अवस्था में है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सेकंड क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन थर्ड क्या है, संवेदी गतिक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा है, जिन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जटिल से कठिन की ओर। ऑप्शन सेकंड क्या आता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन थर्ड क्या है, साधारण से आसान की ओर। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्या, विकास। पहले बच्चा सामान्य चीज़ें करना सीखता है, फिर विशिष्ट, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उसका अपने हाथ पर कंट्रोल होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है। फिर क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो 2 उंगलियों से एक पेन से लिखना भी सीख जाता है, यानी कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी विकसित हो जाती हैं कि वो 2 फिंगर से भी लिखना सीख लेता है। पहले बच्चा क्या करता है, पूरा हाथ हिलाता है। तो विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब बायस के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को प्रभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सहयोग देना। ऑप्शन सेकंड क्या है, सहभागी अधिगम। ऑप्शन थर्ड क्या है, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन फोर्थ क्या है, समीपस्थ विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सहयोग देना। अगला क्वेश्चन आता है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या, आत्मसातकरण। ऑप्शन सेकंड क्या है, समायोजन। ऑप्शन थर्ड क्या है, अहम केंद्रितता। ऑप्शन फोर्थ क्या, अनुकूलन। तो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आत्मसातकरण कहलाती है। अगर आपके वर्तमान स्कीमा में या वर्तमान अवधारणा में आप परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य वाली अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सामाजिकृत
डैश अहम केंद्रित, ऑप्शन सेकंड क्या आता है जीववादी सामाजिक, ऑप्शन थर्ड क्या आता है परिपक्व और अपरिपक्व, ऑप्शन फोर्थ क्या है अहम केंद्रित सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होती है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, यानी कि बच्चे की अहम केंद्रित स्वयं पर ज़्यादा केंद्रित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आता है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है बच्चों को एक कोने में बिठाना, ऑप्शन सेकंड क्या है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन थर्ड क्या है वे गतिविधि जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो अगर आपने 2018 का पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन सेम 18 में रिपीट हुआ है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज हुई है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप पकड़ पाए होंगे ये क्वेश्चन सेम है, ये आया था बस उसकी भाषा चेंज की गई है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होते हैं उसमें क्या है एक अलमारी में रखी गतिविधि ऐसा टाइप के कुछ ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधि यानी कि बच्चा अपने स्वयं से कार्य कर रहा है वो क्या बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होंगे, ना कि बच्चा कोने में ओनली बैठा है तो क्या उसको बाल केंद्रित शिक्षा नहीं माना। प्रतिबंधित परिवेश यानी कि बच्चे को कुछ काम करने की इजाज़त ही नहीं है, सारा प्रतिबंधित है कि तुम तो सीधे शांत बैठे रहो। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है बिल्कुल सही नहीं होंगे बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। कौन सा सही होगा 4 होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से यही फ़ायदा होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करते हैं। अगर आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं या वीडियो नहीं देखते अगर आप बुक से ही सॉल्व करते हैं 2 से 4 बार तो आपकी देखना पेपर में कितनी अच्छी स्पीड होगी और कितने अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सीटेट में क्या है एक ही फंडा है आप ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश डैश यानी कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन सेकंड क्या है संगीतमय, ऑप्शन थर्ड क्या है भाषाई, ऑप्शन फोर क्या है स्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या टीचर ने क्या किया राघव को संगीत बजाते हुए देखा या गाते हुए देखा तो उसमें टीचर ने क्या विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि अधिक होगी तो संगीतमय होगी बुद्धि अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला क्या है लिंग जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन सेकंड क्या है शिक्षाप्रद है, ऑप्शन थर्ड क्या है सही दृष्टिकोण वाला है, ऑप्शन फोर्थ क्या है नीति परक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि शिक्षक क्या है जेंडर पक्षपाती है, जेंडर बायस है, वो लड़के और लड़कियों में भेद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला क्या है व्यवस्था बच्चे के अनुरूप, ऑप्शन सेकंड क्या है परिवेश परिवार के अनुरूप, ऑप्शन थर्ड क्या है बच्चे परिवेश के अनुरूप, ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चे व्यवस्था के अनुरूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। समावेशी शिक्षा क्या मानती है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगर बिल्डिंग ऐसी है कि उधर में कौन सा दिव्यांग बच्चा नहीं जा सकता है तो हमें बिल्डिंग को ऐसा बनाना है कि दिव्यांग बच्चे भी अपनी व्हील चेयर से पहुंच सकें, यानी कि हमें परिवेश को बच्चे के अनुरूप बनाना है, बिल्डिंग को बच्चे के अनुरूप बनाना है कि एक व्हील चेयर यूज करने वाला बच्चा भी अपनी व्हील चेयर लेकर क्लासरूम तक पहुंच सके। तो हमें व्यवस्था को कैसा बनाना है बच्चे के अनुरूप बनाना है, समावेशी शिक्षा मानती है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2018 में लर्निंग एज बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, सीखने के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो आप प्रीवियस अगर जितनी ज़्यादा बार सॉल्व कर लेते हैं तो आप पेपर देखना बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर है 2022 फरवरी 2015 का। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड क्या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य, ऑप्शन थर्ड क्या आता है कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसमें से कौन सा सही होगा यानी कि बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। आपको सीटेट में एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध के याद रखनी है कि आपको जो भी सोचना है वो बच्चे के हित में ही सोचना है, बच्चे को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन सेकंड क्या है, परियोजना, ऑप्शन थर्ड क्या है, अवलोकन, ऑप्शन फोर्थ क्या है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा रचनात्मक कार्य या आकलन नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक कोई रचनात्मक कार्य या रचनात्मक आकलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, ऑप्शन सेकंड क्या है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन थर्ड क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ऑप्शन फोर्थ क्या है, प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा। क्या है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहें। राइट आंसर क्या होगा, फोर होगा। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई नंबरिंग वाइज 30 क्वेश्चन तक नोट नहीं किए हो, आप ये चेक नहीं कर रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये ज़रूर करें। आप 1 से और 30 तक लिखें अपनी कॉपी में, और फिर आप चेक करें कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जल्दी जल्दी करके एक टेस्ट के रूप में इसको ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, ऑप्शन सेकंड क्या है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन थर्ड क्या है, बच्चे को स्वीकार करना, ऑप्शन फोर्थ क्या है, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन आता है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सेकंड क्या है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन थर्ड क्या है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ कहता है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। यानी कि आपको लड़कों को भी सिखाना चाहिए घर के काम, ओनली लड़कियों को नहीं कि रोटी बनाओ सब्जी काटो, ये काम ओनली लड़कियों के हिस्से में ही नहीं रखने चाहिए, लड़कियों को भी ये सिखाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि अगर आप किसी बच्चे की कॉपी में देखते हैं तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, बच्चे में किस प्रकार के लक्षण से ग्रसित है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, अधिगम में असुविधा के कारण, ऑप्शन सेकंड क्या है, अधिगम में आसक्तता के कारण, ऑप्शन थर्ड क्या है, अधिगम में कठिनाई के कारण, ऑप्शन फोर्थ क्या है, अधिगम में समस्या के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम में आसक्तता के कारण बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी में विपरीत छवियां लिख रहा है, दर्पण जैसी छवियां लिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों का सब कुछ याद करते हैं, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति का। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? प्रतिभाशाली बालक में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आप ये भी मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अगर किसी बच्चे में उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता है तो क्या होगा, वो प्रतिभाशाली माना जाएगा। प्रतिभाशालीता का उसमें क्या है, लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो NCF 2005 के अनुसार गलतियां या त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है,
ऑप्शन सेकंड क्या है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताया जा रहा है, बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। क्या है, गलतियाँ क्या करती हैं, बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि है, टीचर गलतियों से क्या देखता है, ये देखता है कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, बच्चे की सोच कहाँ तक जाती है और बच्चे में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो गलतियाँ ये बताती हैं 2005 एनसीएफ के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, अनुकूलन चिंतन, ऑप्शन सेकंड क्या है, स्मृति आधार चिंतन, ऑप्शन थर्ड क्या है, अपसारी चिंतन, ऑप्शन फोर्थ क्या है, अभिसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध किससे, अपसारी चिंतन से है, यानी कि बच्चा एक पॉइंट से अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है। तो क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच होगी कि बच्चा एक बिंदु से अलग दिशा में सोचा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे आप बच्चे को एक समस्या दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं कि भारत में बेरोजगारी या भारत में घरेलू हिंसा का, अच्छा आपने दे दिया बच्चे को, क्वेश्चन पूछा भारत में घरेलू हिंसा का क्या कारण है, तो बच्चा एक बिंदु, बात तो आपने एक ही पूछी, बिंदु तो आपने एक ही दिया उसको सोचने के लिए, लेकिन उसके लिए बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा, अब सारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई है। आई होप आप समझेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना है, ऑप्शन सेकंड क्या, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं, ऑप्शन थर्ड क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ऑप्शन फोर्थ क्या, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ऑप्शन सेकंड क्या है, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, उनके अंकों में सुधार करना, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा। बच्चों को अगर शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को आप नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन सेकंड क्या है, अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन थर्ड क्या है, साथी एवं माता पिता, ऑप्शन फोर्थ क्या है, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा, माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, और फोर्थ क्या आता है, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला क्या है, 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 18 से 24, थर्ड क्या है, जन्म से 6, और फोर्थ क्या है, 6 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा, 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, स्थिरता
तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सेकंड। थर्ड क्या आता है, सतत और असतत अधिगम, ऑप्शन था। फोर्थ क्या है, प्रकृति एवं पोषण विवाद पर, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है, क्योंकि आर्जव क्या तर्क दे रहा है, भाषा का विकास वो कहता है नौसर्गिक, यानी कि नौसर्गिक है, वो तो स्वाभाविक होगा, जन्म से ही होगा। प्रकृति, तो ये क्या आर्जव की प्रकृति है, जबकि सोनाली क्या कहती है, परिवेश से। तो प्रकृति तथा पालन पोषण पर क्या हो रहा है, उन लोगों के बीच वाद हो रहा है इसी टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी की मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पार्श्वकरण, ऑप्शन सेकंड क्या है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन थर्ड क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, सहारा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, तो अध्यापिका सभापति को सभापति के स्थान पर क्या लिख रही है, सभाध्यक्ष लिख रही है। तो ये क्या संकेत करता है, उसका ये लिखना। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन सेकंड क्या है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन थर्ड क्या है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन फोर्थ क्या है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ना तो वो सभापति लिख रही है, ना सभापति लिख रही है, क्या करे, सभाध्यक्ष लिख रही है, यानी कि लिंग मुक्त भाषा का यूज कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीटेट में एक तो आपको जेंडर वायलेंस क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलती को सुधारना, ऑप्शन फोर्थ है, समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन पहला क्या है, स्तर थर्ड, ऑप्शन सेकंड में क्या है, स्तर 4, ऑप्शन थर्ड में क्या है, स्तर फर्स्ट, और ऑप्शन फोर्थ में क्या है, स्तर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि स्तर पहला। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ क्या, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्या हो जाएगा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये क्या है, सही नहीं है, किसमें, सामाजिकरण या प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, यानी कि आप अधिगम में आकलन, सीखने में आकलन क्यों करते हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन सेकंड क्या है, जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रेरणा के लिए, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि प्रेरणा के लिए हम क्या करते हैं, अधिगम सीखने में आकलन करते हैं कि आपको मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आपने कितना सीखा है। तो इसका आकलन यानी कि आपको जो मैंने पढ़ाया है आपने उसमें से कितना सीखा है। ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको प्रेरणा दे सके कि आपको कहाँ कमी है और आपको आगे कितना सीखना है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, समायोजन, ऑप्शन सेकंड क्या है, साम्य धारणा, ऑप्शन थर्ड क्या है, आत्मसातकरण, ऑप्शन फोर्थ क्या है, संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, आत्मसातकरण। यानी कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, आत्मसातकरण। प्रचलित योजना जैसे इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, स्कीमा, यानी कि स्कीमा वाला पढ़ चुके हैं कि स्कीमा में या अवधारणा में फिर से नई बात को जोड़ना क्या कहेंगे, तो आत्मसातकरण कहेंगे। जैसे कि आपकी योजना बनी हुई है, आपका स्कीमा है कि ताजमहल ऐसा ऐसा है,
ऐसा ऐसा है ताजमहल, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं ताजमहल वाइट नहीं, ताजमहल येलो हो गया है। तो ये क्या है, आपने इस चीज़ को आत्मसातकरण कर लिया है। पहले आपका स्कीमा कैसा था कि ताजमहल सफ़ेद है, लेकिन जब आपको पता चलता है नहीं ताजमहल तो पीला हो गया है, तो ये क्या है, आपको नई जानकारी मिली। आपने इस नई जानकारी को क्या कर लिया, आप अपने पुराने स्कीमा में जोड़ लिया, यानी कि जो आपकी पुरानी अवधारणा थी या जो आपके माइंड में पुरानी इमेज बनी थी ताजमहल के प्रति, उसमें आपने क्या जोड़ लिया, नहीं नहीं ताजमहल वाइट नहीं येलो हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आत्मसातकरण कहेंगे इसको। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, सिद्धांत संबंधित है। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है, क्या दर्शाता है कि सबकी बुद्धि, सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता से, ऑप्शन सेकंड क्या है, बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन थर्ड क्या है, वंशानुक्रम से, ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि इस व्यक्तिगत भिन्नता क्या दर्शाती है कि सबकी बुद्धि, सबकी प्रेरणा, सबकी रुचि क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई भी आपको दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी सारी चीज़ें सेम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी नहीं होंगे कि जिनकी सारी चीज़ें सेम ही होने की, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी प्रेरणा, हर चीज़ सेम हो, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, समावेशी शिक्षा बोलेंगे इसको, ऑप्शन सेकंड क्या है, विशेष शिक्षा बोलेंगे, ऑप्शन थर्ड क्या है, एकीकृत शिक्षा बोलेंगे, ऑप्शन फोर्थ क्या है, अपवार्जक शिक्षा बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समावेशी शिक्षा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन सेकंड क्या है, सामाजिक विकास से, ऑप्शन थर्ड क्या है, संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन फोर्थ क्या है, शारीरिक विकास से। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है कि सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, जैसे नाराज होना तो आसान है कि कहीं कुछ आपको किसी ने कुछ बोला, आप तो थप्पड़ मारो उसको, नाराज हो जाए, बहुत आसान है। लेकिन आप सोच समझ के कि हमको इस पर नाराज होना है, नहीं होना है, आपका सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, ये क्या बताता है, आपका संवेगात्मक विकास कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना अच्छा है, ये दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सेकंड क्या आता है, डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन थर्ड क्या आता है, डिसकैलकुलिया, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है, डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला डिसग्राफिया। लिखावट से संबंधित क्या ग्राफिया, आप लिखावट को कैसे याद करें, ग्राफ से, हम लिखने में क्या करते हैं, ग्राफ ही तो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, भाषा, ऑप्शन सेकंड क्या है, सामाजिक अनुभव, ऑप्शन थर्ड क्या है, परिपक्वन, ऑप्शन फोर्थ क्या है, क्रियाकलाप। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं आप जरूर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन सेकंड क्या है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन थर्ड क्या है, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ऑप्शन फोर्थ क्या, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्या है, त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डिस्कस करेंगे इस सितंबर 2014 का पेपर। इसके पहले हम 15 के 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, अब 14 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन सेकंड क्या है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते हैं, ऑप्शन थर्ड क्या है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, फोर्थ क्या है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना।
अगला क्वेश्चन क्या आता है, मानव विकास डैश है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है मात्रात्मक, ऑप्शन सेकंड क्या है गुणात्मक, ऑप्शन थर्ड क्या है कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन फोर्थ क्या है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों है। मानव विकास क्या है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या अनुवांशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन सेकंड क्या आता है व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन थर्ड क्या वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, क्या हो जाएगा अनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित एक कौन सा प्रति पोषण विवाद। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन सेकंड क्या है परिवार, ऑप्शन थर्ड क्या आता है इको क्लब, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है सामाजिक पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा, सामाजिक सार्वजनिक पुस्तकालय क्या हो जाएगा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय इकाई है। पुस्तकालय में जाकर आप कुछ सामाजिकरण नहीं करते हैं, क्या होता है पुस्तकालय में जाकर हम अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, यानी कि बुक लेकर वो पढ़ने बैठ जाते हैं, वहाँ पर हमारा कोई भी सामाजिक विकास नहीं होता है। जबकि इको क्लब में हम लोगों से मिलते हैं, स्वास्थ्य क्लब में भी हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, परिवार में तो हमारा सामाजिकरण सबसे पहले होता है। तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय इकाई कौन सा है। ये जरूरी नहीं है कि पुस्तकालय में जाकर आपका सामाजिकरण ही हो, यानी कि आप इसीलिए जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या सामाजिक, ऑप्शन सेकंड क्या सांस्कृतिक, ऑप्शन थर्ड क्या जैविक और ऑप्शन फोर्थ क्या भाषाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा होती है जैविक पहलू की अपेक्षा होती है। उन्होंने किसको महत्व दिया सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो आपको ये किसका क्वेश्चन आ गया है, किसकी थ्योरी पर बेस आ गया है, किसकी थ्योरी पर बेस आ गया है जीन पियाजे की। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है मूल संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सेकंड क्या है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन थर्ड क्या है इंद्रिय जनित गामक स्तर और ऑप्शन फोर्थ क्या है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर में क्या होता है बच्चा अपने हाथ कान नाक आदि से सोचता है, यानी कि वो चीज़ों को इधर से उधर क्या करता है अपने हाथों से करता है। अगर उसको भूख लगती है तो क्या चिल्लाता है जोर जोर से, तो क्या हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी कि वो अपनी इंद्रियों के ही माध्यम से अपने विचारों को भावों को जो भी करना है वो इंद्रियों के माध्यम से ही करता है। जब भूख लगती है तो जोर जोर से रोने लगता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो अपने हाथ पैर पटकता है और खिसक खिसक के उसको लेने का प्रयास करता है। तो क्या कर रहा है वो जो भी कर रहा है अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहा इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं होती। वह सोचती है कि बहुमत से अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है विस्मांग नैतिकता, ऑप्शन सेकंड क्या था संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन थर्ड क्या था प्रतिक्रिया, ऑप्शन फोर्थ क्या था सहयोग की नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा। फोर में क्या है सहयोग की नैतिकता। क्या पूछा गया था कि रिया क्या हो रही है अपनी सहपाठी से वो सहमत नहीं हो रही, वो क्या सोच रही है इससे सहमत होने से उसके क्या हो जाएंगे नियमों में संशोधन होगा। तो ये क्या हो रहा है पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता प्रदर्शित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धिगत त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन सेकंड क्या आता है प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन थर्ड क्या आता है संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ क्या आता है गणितीय बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप कौन सा व्यवहारिक बुद्धि। और स्टर्नबर्ग ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई त्रितंत्र में, तो उन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि, सर्जनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, इन 3 प्रकार की बुद्धि की बात किसने की है, तो स्टर्नबर्ग ने। आप इन तीनों को याद जरूर रखें। कौन कौन सी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय त्रितंत्रीय सिद्धांत में किस तरह की बुद्धि की या कौन कौन सी बुद्धि की बात की गई है। तो कौन कौन सी की बात की गई विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि यानी कि सृजनात्मक बुद्धि और थर्ड क्या आता है व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है डेविड वेस्लर ने, ऑप्शन सेकंड क्या है अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन थर्ड क्या था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, ऑप्शन फोर्थ क्या था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, अल्फ्रेड बिनेट। अगला क्वेश्चन क्या आता है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? ध्वनि संरचना में चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन सेकंड क्या आता है? सही व धारा प्रवाह बोलना। ऑप्शन थर्ड क्या आता है? जानना समझना व लिखना। ऑप्शन फोर्थ क्या आता है? व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो आपको ये बताना है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता किससे संबंधित होगी। आप कब मानेंगे कि कोई व्यक्ति ध्वनि के प्रति जागरूक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगर कोई इंसान इतना सब जानता है तो आप समझेंगे कि वो ध्वनि संबंधी जागरूकता उसमें है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन जितने भी पेपर बच रहे हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम आती है तो आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे इधर, उस पर आप क्लिक करें और आप उधर से स्पीड का बटन आएगा, आप उधर से स्पीड इंक्रीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, और आप ये ज़रूर करें कि आप इसको एज ए टेस्ट के रूप में ज़रूर सॉल्व करें, 1-2 बार ज़रूर लगाएं। आप प्रीवियस ईयर पेपर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएं। थैंक यू।